ओके, लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर चुके थे हम? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो बताइए क्या क्या पढ़ चुके थे अपन लास्ट क्लास तक, बताइए जल्दी से। वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये वाला पॉइंट पढ़ा था अपन। यस, ग्राफ्स भी देखे थे अपन ने शायद, है ना? 1/v वर्सेस 1/u, u वर्सेस v, इन सबके ग्राफ भी बनाए थे अपन ने। ठीक है, और मैंने आपको शायद है ना बिगिनर बॉक्स को होमवर्क, रेस होमवर्क में दे दी होगी आपको मैंने। ठीक है, तो आई होप कि सब बच्चों ने रेस अटेम्प्ट कर ली है। तो अब अपन रेस का डिस्कशन देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो आपके जो डाउट्स थे वो बताना स्टार्ट करो। रेस डिस्कस कर लेते हैं अपन, बताइए जल्दी से। आपके डाउट्स निकाल लीजिए फटाफट, रेस में जो भी है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की रेस अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले तो रेस 1 2 तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो बता दो। रेस 1 या 2 में कोई डाउट हो, और नहीं हो तो फिर रेस 3 पे आ जाते। रेस 1 2 में कोई डाउट है क्या किसी भी बच्चे को? रेस 1 या 2 में कोई भी डाउट है? नो। चलो रेस 3 पे आ जाते हैं फिर। रेस 3 में मेरे पास एक डाउट आया है 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 2 भी आया है, 2 करते पहले चलो। अ प्लेन मिरर, सॉरी रेस 3 पे आना है, जस्ट अ सेकंड। रेस 3, a candle flame 1 centimeter height image, second करना था। concave spherical mirror forms a threefold magnified real image of real object. The distance from object to image is 2.6 meter. What is the radius of curvature of mirror? distance from object to image, object और image की distance दी है अपन को। अच्छा, concave mirror दिया है, concave mirror ने magnified real image बनाई है। तो magnified real image कब बनती है concave mirror में? magnified and real, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो सी और एफ के बीच में मिलना चाहिए, जिससे उसकी मैग्नीफाइड इमेज मिलती है हमको। एक लाइटर पेंसिल एक्सिस के पैरेलल भेजो और रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे जाएगी, और यहाँ कहीं आपको ऐसा इमेज मिल रही होगी, ऐसा कुछ रे डायग्राम बनता है। ठीक है, अगर हमें रियल मैग्नीफाइड इमेज दिख रही है तो वो सी के बियॉन्ड हो रही होगी, और ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, ये सिचुएशन होना चाहिए थी। अब हमें दिया है ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस 2.6 मीटर है, ये डिस्टेंस 2.6 मीटर है। तो दिस डिस्टेंस इज नोन टू अस एज 2.6 मीटर। और हमें पूछ क्या लिया उन्होंने? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू इमेज, ये दिया है अपन को, पूछा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर पूछा है। अच्छा, इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, 3 फोल्ड बोला है, तो ये हाइट अगर h है तो ये 3h होगी, ये अपन को दिया है। मान लेते हैं डिस्टेंस x है, मान लेते हैं डिस्टेंस x है, तो सिंपल ज्योमेट्री से अपन देख सकते हैं कि ये एंगल जो लाइट रे पोल पे टकराती है वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। ये एंगल बराबर है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। इसका मतलब h बाय एक्स इक्वल टू होना चाहिए 3h अपॉन x प्लस 2.6, तो x मिल जाएगा अपन को, है ना? या ये फॉर्मूला मैंने मैग्निफिकेशन वाला लिखा है एक तरह से। मैग्निफिकेशन हमें मिलना चाहिए -3, वो होता है v बाई यू। v दिखेगा हमको माइनस ऑफ 2.6 प्लस एक्स, और u दिख रहा है -x। तो देखो यहाँ से x निकाल सकते हो आप, और जब ये x आ गया मतलब u आ गया, तो मेरा फॉर्मूला लगा लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v। v है 2.6 प्लस एक्स प्लस 1/u, u है -x। यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी, और फोकल लेंथ से रेडियस ऑफ कर्वेचर को डबल कर देना जस्ट। आ रहा समझ में, है ना? पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, इन्वर्टेड इमेज होगी इसलिए -3 आएगा मैग्निफिकेशन, 3 टाइम्स साइज दिया है इसलिए 3 आएगा मैग्नीट्यूड, वो होना चाहिए v बाई यू। v बाई यू फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का मिरर में। v और u की वैल्यू रखी, फिर मेरा फॉर्मूला लगाया, f निकाला, f का डबल करो, रेडियस आ गई। ठीक है, चलो और बताओ, और कोई डाउट? रेस 3 में और कोई डाउट? 24 आया मेरे पास एक क्वेश्चन, 24 करते। When object is placed at a distance of 25 centimeter from concave mirror, magnification is m1। ये 24 तो शायद मैंने क्लास में करा था यार, है ना? अच्छा सॉरी, यशपाल ने 25 बोला है, सॉरी। 25 देखते हैं। Two rays incident on spherical mirror of radius 5 centimeter parallel to its optical axis at a distance 0.5 mm and 3 centimeter। रेडियस 5 सेंटीमीटर का एक मिरर है,
कॉन्केव मिरर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर का। आई हैव कॉन्केव मिरर जिसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, उस पर 2 रे आके इंसिडेंट हो रही है। एक रे जो है वो देखो किस हाइट पे आ रही है, 0.5 mm। तो 0.5 mm वाली जो हाइट है वो तो बहुत क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। 0.5 mm तो बहुत क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो वो रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास करेगी, है ना। और थोड़ी दूसरी जो लाइट रे थोड़ी हाइट पे आ रही है, तो जो लाइट रे थोड़ी हाइट पे होगी उसकी हाइट दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को अगर ज्वाइन करूंगा तो ये मुझे हाइट पता है 3, ये रेडियस मुझे पता है 5, तो मैं इंसिडेंस एंगल निकाल सकता हूँ, देखो, है ना। मुझे ये हाइट पता है, ये रेडियस पता है, तो इंसिडेंस एंगल आ जाएगा। ये अगर थीटा है तो साइन थीटा देखो 3/5 हो रहा है, तो थीटा आ गया। और थीटा जब आ गया तो याद करो ये लाइट जब रिफ्लेक्ट करके जाती है, तो मैंने कुछ बताया था इसके बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इसकी डिस्टेंस होती है ना, मान लो ये पॉइंट बी है, तो मैंने निकाला था BC होता है r/2 sec थीटा। याद आ रहा है ये, पिछली क्लास में पढ़ा था अपन ने। बस थीटा तुम यहाँ से निकालो, यहाँ रखो, आर तुम्हें पता ही है 5 सेंटीमीटर दिया है, तो BC आ जाएगा। अब पूछ क्या रहे वो, दीज रे इंटरसेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड, उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। ये डिस्टेंस बतानी है आपको, ये डिस्टेंस, ये डेल्टा एक्स बताना है। तो फोकस तो यहाँ से r/2 पे होगा, फोकस यहाँ से r/2 पर है, और ये पॉइंट BC कितना है तुम्हें पता है, तो तुम अब डेल्टा एक्स निकाल सकते हो, है ना। द डेल्टा एक्स should be BC minus focal length which will be r/2। BC क्या था, r/2 sec थीटा, तो उसे r/2 कॉमन लो, sec थीटा -1। ये आएगा आंसर, थीटा की वैल्यू से sec थीटा निकाल के रख दो यहाँ पे, बस। आ रहा है समझ में? चलो 6 नंबर का और क्वेश्चन आया था मेरे पास, 6 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a converging beam of solar rays incident on a concave spherical mirror whose radius of curvature is 8.8 meter. Determine the position of point on the optical axis of mirror where the reflected ray intersect. The extension of incident ray intersect the optical axis 40 cm from the mirror pole. तो कॉन्केव मिरर दिया है, उसकी रेडियस भी दी है आपको, कॉन्केव मिरर दिया है, उसकी रेडियस भी दी है, और इंसिडेंट रे उस पर कॉन्वर्जिंग मिल रही थी, इंसिडेंट रे कॉन्वर्जिंग है, ऐसा कुछ दिया है। क्वेश्चन में कहा है कि इंसिडेंट रे का जो एक्सटेंशन है वो मिरर के पोल से कितनी डिस्टेंस पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये डिस्टेंस हमें दी हुई है, क्या दी हुई है डिस्टेंस, ये 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जहां जहां से मिलती है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अब आ गई हमारे पास +40, पोल से इंसिडेंट एक्ट की डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस आएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो u+40 है, रेडियस पता है, तो फोकल लेंथ आ जाएगी, फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, -0.4 मीटर। और ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कर लेना, यह आ जाएगा 0.4 मीटर, ठीक है। अब दोनों मीटर में आ गया है, अब मिरर फॉर्मूला लगा लो, v निकाल लो, तो हो जाएगा। मुझे लगता है v आ गया, तो इनकी रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ मीट करेगी पता चल जाएगा, सही है। चलिए, और कोई डाउट, एनी अदर डाउट? कोई भी डाउट बचा है इस रेस में? नहीं बचा है। रेस नंबर 4 करिए कि नहीं? रेस नंबर 4 कंप्लीट, यशपाल ने तो करी है, चलो बढ़िया। रेस नंबर 4 में कोई डाउट हो तो बताइए फिर। रेस नंबर 4, रेस नंबर 4 में कोई भी डाउट? कोई भी नहीं है? रेस नंबर 4 शायद आपने अच्छे से करी नहीं है, इसलिए आपको डाउट नहीं है, कोई भी हो सकता है ये रीजन हो। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करके ले आना, है ना।
ठीक है, कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बचे थे अपने स्फेरिकल मिरर के, तो वो कंप्लीट कर लेते जल्दी से अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि दो दो मिरर अगर हमें दे दिए हैं तो ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं अपन एक दो, है ना। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये एक मेरे पास कॉन्केव मिरर है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, मिरर्स के बीच की डिस्टेंस दे दी है मैंने आपको 30 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे दी 20 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस भी दे दी मैंने 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी आफ्टर दो रिफ्लेक्शंस, दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ आएगी, ये पूछा है। तो दोनों से एक एक बार रिफ्लेक्शन कराओ और दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज क्या आएगी बताओ। भाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सकते हैं यहाँ पे, तो आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन इमेज क्या आएगी बताइए। आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन इमेज क्या आएगी बताइए। आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन इमेज कहाँ पर आने वाली है। ऑब्जेक्ट दिखाया मैंने बीच में, अच्छा सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं दिखाई थी मैंने, सॉरी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस मिरर से 20 सेंटीमीटर पे है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताना भूल गया था मैं, तो बता दिया मैंने, एक मिनट से 20 पर है। अब बताइए। क्वेश्चन था दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगी, दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगी। चलिए देखो, पहला रिफ्लेक्शन किस पे हो ये दिया नहीं मैंने, तो किसी पे भी ले सकते हो, दो आंसर पॉसिबल आएंगे फिर, है ना। मान लेते हैं पहला रिफ्लेक्शन M1 पे हो रहा था, तो लाइट रे अगर यहाँ से गई और M1 पे टकराई, लाइट रे ऑब्जेक्ट से गई और M1 पे टकराई, तो M1 से रिफ्लेक्ट होगी। अब M1 से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 या 20 तो 10 बचेगी, तो M1 से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 बच रही है। इसका मतलब U आ जाएगा -10, मेरा फॉर्मूला लगा लूँ अगर मैं, मेरा फॉर्मूला लगा लूँ तो 1/f, f इसका आ जाएगा प्लस में 10, रेडियस 20 है तो प्लस 10 हो जाएगा, फोकल लेंथ इसकी रेडियस की आधी होती है तो प्लस 10 हो जाएगा, है ना। प्लस क्यू, इंसिडेंट ये पोल रहा है इस मिरर का, इसका सेंटर, इस मिरर का सेंटर यहाँ पीछे को आने वाला है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए प्लस 10 इज इक्वल टू 1/v निकालना है मुझे, प्लस 1/u, u आ जाएगा मेरे पास -10, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, नेगेटिव में आ रही है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, 1/v, ये माइनस इधर आके प्लस का हो गया, 1/10 प्लस 1/10 तो आ गया 2/10 मतलब 1/5, तो v आ गया +5, ठीक है। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, इसकी रेडियस 20 तो फोकल लेंथ 10 थी, इस मिरर की फोकल लेंथ 10 थी, और इससे फोकल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी बच रही है देखो, ये 30 - 20 10 बच रही है। तो फोकल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, उसकी इंफिनिटी पे नहीं बन रही है, उसकी कहाँ बन रही है +5, मतलब इधर की तरफ 5 सेंटीमीटर पर,
है ना। तो ऐसा हमेशा नहीं होता कि मिरर के फोकल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज इंफिनिटी बनती है। ये दिख रहा है एग्जांपल तुमको यहाँ पे। अब ये जो इमेज बनी मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ से आती दिखेगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे वापस इस पे भी टकराएगी। तो इस मिरर को 30 + 5 35 से आती दिखेगी लाइट रे। इस मिरर के लिए ये डिस्टेंस 30 और ये 5, तो 35 से दिखेगी आते हुए। अब सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा हो तो सेकंड मिरर के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं 1/f सेकंड मिरर के लिए फॉर m2। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी रेडियस का आधा प्लस माइनस में 10 इक्वल टू कॉनकेव है तो माइनस में फोकल लेंथ होगी इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। u आ रहा है -35, सॉल्व करके v निकाल देते हैं इसके लिए। 1/v वो 35 इधर आके प्लस का हो गया, -1/10 एलसीएम ले लो। 10 - 35/350, 10 - 35 विल बी -25/350, डिवाइड कर दो v आ जाएगा -350/25। 5 से डिवाइड करा 5, 5 से डिवाइड करा 70, 5 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 5 1 2 20 14 -14। तो ये आ गया मेरे पास -14। -14 का माइनस का मतलब कि आगे मिरर के आगे इंसिडेंट लाइट से अपोजिट इधर। तो माइनस मतलब कि मिरर के आगे ही 14 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे इमेज बन रही है। तो जो लाइट मिरर पे गई वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके आएगी और यहाँ पे इमेज बना रही है। ऐसा हो रहा है। तो अगर पहला रिफ्लेक्शन m1 पे ले दूसरा m2 पे ले तो इमेज यहाँ बन रही है ना। उल्टा होता तो पहला रिफ्लेक्शन m2 पे लेते फिर m1 पे लेते तो क्या होता। तो m2 की रेडियस 20 और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ 20 है ना। तो ये m2 को तो क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट c पर है तो c पर इमेज बनाता। इस ऑब्जेक्ट की m2 ने यही इमेज बनाई और फिर वहां से लाइट जब इस पर टकराती तो इमेज यहाँ बनती। इसका मतलब दो रिफ्लेक्शन के बाद एक इमेज तो वहीं पे आ गई जो m1 ने पहले रिफ्लेक्शन से बनाई थी। आ रहा है समझ में ये, है ना। m2 से पहला रिफ्लेक्शन ऊपर ऑब्जेक्ट की इमेज ऊपर ही बन जाएगी, उसकी फिर ये रिफ्लेक्शन कराएगा तो इमेज यहाँ बनेगी। तो दो जो आंसर थे दो रिफ्लेक्शन से इमेज के, एक इमेज यहाँ बनेगी और एक यहाँ बनेगी। टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन m1 इमेज यहाँ बनने वाली है, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन m2 इमेज यहाँ बनने वाली है। आ रहा समझ में। इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। दो दो मिरर लगा दिया अपन ने तो क्या करना चाहिए अपन ने देखा कुछ नहीं है, बस दो बार मिरर फॉर्मूला लगाया है। तो मिरर फॉर्मूला लगाते वक्त डायरेक्शंस का ध्यान रखा है, लाइट रे ड्रॉ करके करो तो गलतियां नहीं होगी। जैसे मैंने लाइट रे दिखाई है आपको भी ड्रॉ करके करना चाहिए। सेकंड वाला कैसे प्रेडिक्ट किया नारायण भैया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से 20 है, उसकी रेडियस भी 20 है मतलब ये सी है। ये सी है तो मिरर इस ऑब्जेक्ट की यही इमेज बनाएगा, है ना। मतलब लाइट रे यहाँ से जाएगी और टकरा कर वापस यहीं आएगी। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएगी मिरर पे टकराएगी, परपेंडिकुलर टकराएगी और वापस आ जाएगी। वापस आएगी तो सीधा सीधा और आगे जाएगी, फिर इससे रिफ्लेक्शन होगा, इससे रिफ्लेक्शन होगा तो यही इमेज बनेगी। क्लियर। चल ओके बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, फिर दो मिरर का भी अपन ने क्वेश्चन देखा। ऐसे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है और प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्टेड भी दिया जा सकता है। अभी तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस सेम दिया, शिफ्टेड भी दिया जा सकता है। तो देखना आपका रेस में जो क्वेश्चन है उसमें शिफ्टेड प्रिंसिपल एक्सिस है, वो आप ट्राई करना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब तो स्फेरिकल मिरर में अपन ने मोस्ट ऑफ द थिंग कवर कर ली है। स्फेरिकल मिरर से अपन अब आगे बढ़ते हैं और रिफ्रैक्शन चालू करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन। यू कैन राइट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन समझने के लिए पहले अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो हम पहले समझते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम नॉर्मली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार किताबों में आप एन भी देखोगे, वो डिफाइन होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस।
c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v। फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड c है, मीडियम में लाइट की स्पीड v है, तो इनका रेशियो ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इनका रेशियो ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन कैसे करते हैं, स्पीड का रेशियो। अब रेशियो स्पीड का ही है तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, बिकॉज दोनों के डायमेंशन सेम है, यूनिट लेस हो जाएगा। और किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड एयर फ्री स्पेस से कम आती है, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड फ्री स्पेस से कम आती है, बट स्पीड इन अ मीडियम इज लेस देन c। इसका मतलब हो रहा है कि म्यू हमेशा एक से बड़ा आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक से बड़ा आता है। ठीक है, अच्छा विशाल का एक क्वेश्चन आया मेरे पास। विशाल थोड़ा सा गलत समय पे पूछा आपने क्वेश्चन, रिफ्रेक्शन चालू करा था अपन, चलो ठीक है क्वेश्चन में बता देता हूँ सबको। विशाल का यू और बी का ग्राफ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं बना। विशाल का क्वेश्चन आ रहा है यू और बी का ग्राफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं बना। तो क्वेश्चन में शायद ऐसा है कि अपन ने जो ग्राफ बनाया था ना यू और बी का, वो है ना 3 जगह बनता है, एक क्वाड्रेंट में नहीं बनता है। उसका सिंपल सा रीजन है, कॉन्केव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता। कॉन्केव मिरर के पास जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी रियल इमेज बनाता है पोल फोकस में। वर्चुअल की वर्चुअल इमेज नहीं है, इसका मतलब v और u दोनों एक साथ पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉन्केव मिरर का ग्राफ नहीं बनता। सिमिलरली कॉन्केव मिरर रियल की वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल की रियल नहीं बनाता है ना, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सॉरी u नेगेटिव और v भी नेगेटिव हो जाए, रियल की रियल इमेज बना, ऐसा नहीं होता, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता है। कॉन्वेक्स के लिए ग्राफ थर्ड में नहीं होता है, कॉनकेव के लिए ग्राफ फर्स्ट में नहीं होता है। ठीक है, विशाल कुछ समझ में आया। यस, है ना। और थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड चीजें चला करो, मतलब अपन पढ़ना क्या चालू कर रहे हैं, पहले पूछते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है अपन समझ रहे थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि मीडियम में स्पीड कितनी कम हो गई। आप किसी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालना चाहते हो तो c अपॉन म्यू कर सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उतनी स्पीड कम होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, इसका मतलब म्यू लार्ज तो स्पीड लेस। तो जिसमें स्पीड कम होती है उसको कहा जाता है डेंसर, जिसमें स्पीड कम होता है उसको बोला जाता है डेंसर। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती जा रही है वो डेंसर, जिसमें थोड़ी ज्यादा है वो रेयर है। ठीक है, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है समझा। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसको अपन उसकी वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो स्पीड को मैं वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, मीडियम में जाके वेवलेंथ बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी, आपने वेव पढ़ा हुआ है, वेव की फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। स्पीड डिसाइड करता है मीडियम, वेवलेंथ डिसाइड करता है मीडियम। तो मीडियम पे डिपेंडेंट होती है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वेवलेंथ का रेशियो भी म्यू दे देगा। इसका मतलब आपको मीडियम में लाइट की वेवलेंथ निकालना है तो फ्री स्पेस में लाइट की वेवलेंथ अपॉन म्यू कर सकते हो। ठीक है, फ्री स्पेस में लाइट की वेवलेंथ अपॉन म्यू कर सकते हो। क्या है, समझ में आया। जितना डेंसर मीडियम उतनी वहां वेवलेंथ कम हो जाएगी। चलिए, तो अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ बातें करी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में टर्म आप देखेंगे कई कई जगह लिखा रहता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बोल देंगे कि पानी का ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, या इसका उसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, उसको ऐसा भी लिखते हैं अपन μ12 या μ12। इसका मतलब होता है μ1 बाय μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 का मतलब होगा c बाय v1, अगर फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है तो c बाय v1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 वो हो जाएगा c बाय v2, तो दिस विल बी v2 बाय v1। एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो, है ना। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीजें देखी अपन ने। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल का अपना अपना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे वाटर का नॉर्मली 4/3 होता है, ग्लास का 3/2 होता है। ठीक है, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा वेवलेंथ पे भी डिपेंडेंट होता है, हम किस वेवलेंथ की लाइट उसमें जा रही है उस पर भी डिपेंडेंसी होती है। वो ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा डिपेंडेंसी होती है, मतलब कि थोड़ा सा वेरी करता है म्यू
विथ वेवलेंथ, उसका जो वेरिएशन की इक्वेशन होती है दैट इज कॉशीज इक्वेशन। कॉशीज इक्वेशन ये आपको म्यू का वेवलेंथ के साथ वेरिएशन बताती है। म्यू होता है a प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाय लेमडा की पावर 4 एंड सो ऑन। लेमडा की बहुत हायर पावर, बहुत बड़े टर्म हो जाएंगे, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बहुत छोटा छोटा टर्म बनने वाला है, उसको निग्लेक्ट करके म्यू को रफली a प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर लिख देते हैं। और लेमडा बढ़ाएंगे तो देखो म्यू कम हो रहा है, यहाँ साफ समझ में आ रहा है लेमडा जब बढ़ेगा म्यू कम होगा। जो विब्योर हम रेनबो में कलर का ऑर्डर बोलते हैं, विब्योर में धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ती है, वेवलेंथ इधर जाने पे बढ़ती है, तो म्यू इधर जाने पे कम होगा। इसका मतलब वॉयलेट का म्यू सबसे ज्यादा होगा, ग्रीन का उससे कम होगा, रेड का सबसे कम होगा। इन सब में ऑर्डर वाइज म्यू कम होते जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं सारे कलर की लाइट एक साथ पानी में भेजूं तो पानी में सब सेम स्पीड से नहीं चलती है। वॉयलेट का म्यू ज्यादा मतलब स्लो चलेगा, जिसका म्यू ज्यादा म्यू लार्ज स्पीड लेस। तो वाटर के अंदर सारे कलर सेम स्पीड से नहीं ट्रेवल करते, सब अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई डबल ट्रिपल स्पीड टाइप का फर्क हो रहा है, बहुत मामूली सा फर्क होता है। हम डे टू डे लाइफ में तो इसे निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ स्पेशल जगह पर हमें फर्क दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इसका असर दिखता है, खास तौर से प्रिज्म में। तो प्रिज्म में आपने सुना है डिस्पर्जन होता है, तो ये जो फिनोमेना है ना कि म्यू अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग होता है, इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। ये ऐसे मीडियम जिसमें होता है उन्हें बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम। क्या कहते हैं उन्हें? डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम। और इसकी वजह से जो भी दिखता है उसे बोलते हैं डिस्पर्जन। चलिए, क्या ये सब चीजें क्लियर? कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी अपन ने रिफ्रैक्शन के बारे में, बताइए जल्दी से। डिस्पर्सिव मीडियम जिसमें म्यू वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है, अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग स्पीड आती है जिससे म्यू अलग अलग हो जाता है, इसे ऐसे मीडियम को डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपन ने कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी रिफ्रैक्शन के बारे में। इज इट क्लियर? यहाँ तक की चीजें सब क्लियर, डिस्पर्सिव मीडियम भी क्लियर हो गया, डिस्पर्सिव मीडियम भी आ गया। विशाल पूछ रहा है कॉशीज फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या है? बस इतना सा एप्लीकेशन है कॉशीज इक्वेशन का कि म्यू का लैम्डा पे डिपेंडेंसी होती है, भाई इतना से ही समझना है अपन को, और ज्यादा इस पे कोई आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जब आएंगे जब देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते फिर। अब थोड़ा बेसिक देखा अपन ने अभी रिफ्रैक्शन का, अब समझते हैं रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, और अगर वो नॉर्मल से किसी एंगल पे आ रही थी, तो हमें ड्यू टू रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में उसका नॉर्मल से एंगल बदला हुआ दिखता है। आप सब जानते ही है, जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और अगर उल्टा करे, डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो बच्चे बचपन से सिखा रखा है तो आपको, है ना, इस केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। अगर म्यू1 और म्यू2 में ऐसा रिलेशन था कि म्यू2 बड़ा था म्यू1 से, तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है, ये आई और आर छोटा आ जाता है आई से। और म्यू1 म्यू2 में ऐसा रिलेशन है कि म्यू2 कम है म्यू1 से, मतलब रेयर है, तो आई और आर में अब आर बड़ा हो जाता है आई से ना। in this case it bends toward the normal, in this case it bends away from the normal, this phenomena is called refraction। इसी को बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन। लाइट की थोड़ी एनर्जी रिफ्लेक्ट भी करती है, ऐसा नहीं कि यहाँ रिफ्लेक्शन खत्म हो गया है, जब भी मीडियम बाउंड्री पर लाइट टकराती है थोड़ी एनर्जी रिफ्लेक्ट भी करती है, यहाँ रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा घरों में जो कांच की विंडो होती है ना, कांच की विंडो में नॉर्मली हमें अपना रिफ्लेक्शन भी दिखता है, फेंट दिखता है पर दिखता है, आपने ऑब्जर्व करा होगा डेफिनेटली ये। तो हर ग्लास सरफेस पे थोड़ा रिफ्लेक्शन दिखता ही है, और रिफ्रैक्शन भी होता है, तभी अपन को बाहर की चीजें दिखती है। हम एक बार में एक ही चीज समझ रहे होते हैं, एक बार में एक चीज को फोकस करके रखते हैं, दूसरी चीज को अपन निग्लेक्ट करके चलते हैं, देखते ही नहीं, हम एक पे ध्यान देते हैं। इसलिए आपने कई बार रिफ्लेक्शन साथ में नहीं देखा होगा, क्योंकि अपना ध्यान एक बार में एक चीज पर है। इज इट क्लियर?
यस, चलिए। अच्छा, लाइट अगर मीडियम के परपेंडिकुलर आए, बाउंड्री के ठीक परपेंडिकुलर आए, तो सीधा सीधा जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि म्यू का क्या रिलेशन है। म्यू का जो भी रिलेशन है सीधा जाती है लाइट। इसको भी बोलेंगे रिफ्रैक्शन ही। ऐसा नहीं कि भाई लाइट बेंड होगी तभी रिफ्रैक्शन बोलेंगे, तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन ही हुआ है। ठीक है, चलो। अब रिफ्रैक्शन में किधर कितना एंगल जाएगी, ये स्नेल्स लॉ, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर देखे, यहाँ क्या लॉ से सारी चीज गवर्न हो रही है। तो पहला, तो सब सेम प्लेन में, इंसिडेंट लाइट नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक ही प्लेन में है तो इसको वेक्टरली भी लिख सकते थे अपन। तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में होते तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है। ये वेक्टरली लिख दिया मैंने, एक ही प्लेन में होने को। फिर दूसरा, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, μ1 इंटू साइन आई, यहाँ का म्यू और यहाँ पे जो इंसिडेंस एंगल है उसका साइन, इक्वल टू दूसरे मीडियम का म्यू और वहां पे जो भी एंगल है नॉर्मल के साथ लाइट का उसका साइन। तो किसी मीडियम का म्यू और वहां पे लाइट के नॉर्मल के एंगल का साइन करो, दोनों मीडियम में इक्वल आएगा। इसे स्नेल्स लॉ बोलते हैं। स्नेल्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं मैं। साइन निकालने के लिए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकता हूं मैं, आई कैप क्रॉस एन कैप, ये मुझे दे देगा साइन आई, और आर कैप क्रॉस एन कैप ये दे देगा मुझे साइन आर। आप जानते हैं ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उनके मैग्नीट्यूड्स इनटू एंगल का साइन। ये कैप होने से मैग्नीट्यूड तो 1 है, इन दोनों पे कैप है मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, साइन आई बचेगा बस। इनमें एंगल आई था तो साइन आई बचेगा, तो यहाँ साइन आई और वहां साइन आर, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया अपन ने स्नेल्स लॉ। चलिए, क्या है समझ में आया? ओके। अब ये जो अपन ने रिफ्रैक्शन पढ़ा, इससे सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें वो μ1 μ2 कुछ दे देंगे, आई और आर पूछ लेंगे। जैसे एक सरल सा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। मान लो लाइट रे एट से √2 मीडियम में जा रही थी, है ना, एट से √2 मीडियम में जा रही है और 45 डिग्री पे आ रही थी, यहाँ 45 डिग्री था। तो फटाफट आर निकालो। लाइट का दूसरे मीडियम में एंगल क्या होगा, फटाफट बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने, बताइए क्या आएगा दूसरे मीडियम में एंगल। 30 आएगा, बहुत बढ़िया। स्नेल्स लॉ लगा दो, 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू √2 इंटू साइन ऑफ आर। 45 इज 1/√2, 1/√2 1/√2 2 हो गया, तो साइन आर अगर 2 है इसका मतलब आर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा घुमा के पूछना होता मुझे तो मैं डिविएशन पूछता। डिविएशन, लाइट रे सीधी सीधी जाने वाली थी लेकिन टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई, तो आपसे डिविएशन पूछ सकता हूं मैं, कितना घूम गई वो डिविएशन। तो डिविएशन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आई माइनस आर टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो आप आर निकाल के डिविएशन भी निकाल सकते हो, है ना। कोई पूछे तो बता सकते हैं डिविएशन कितना हुआ। तो कुछ ऐसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। एक स्लैब है जिसकी थिकनेस दी है 6 सेंटीमीटर, उसमें एक लाइट है, उसके अंदर का म्यू है √3, ये इसके अंदर म्यू है √3, उस स्लैब के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। अब एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही थी, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री। ठीक है, और ग्लास स्लैब का नीचे की सरफेस अपन ने मिरर कर दी, मिरर, नीचे की सरफेस को मिरर कर दिया, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो वापस आएगी तो इस पॉइंट ए से कितनी दूर बाहर निकलेगी, ए से अंदर गई किसी और पॉइंट से बाहर निकलेगी, तो जिस पॉइंट से बाहर निकलेगी उसकी ए से डिस्टेंस क्या है, ए बी डिस्टेंस क्या होगी बताओ। ए बी डिस्टेंस क्या होगी बताओ। डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करिए।
चलो वो हो जाए तो मैं कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ यहाँ पे। चलो तो जिसका ये हो जाए वो उधर का क्वेश्चन करना। देखो ये वाला करते हैं अपन यहाँ। ये लाइट रे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी क्योंकि टेंशन में जा रही है, फिर वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी और फिर यहाँ कहीं से बाहर निकलेगी। तो जहां से बाहर निकल रही है उस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी थी ए से, वो कैसे निकाल सकता हूं? अगर मुझे ये रिफ्रैक्शन का एंगल पता चल जाए, ये एंगल आर हो तो इधर भी आर होगा, ये अगर आर एंगल मुझे पता चल जाए तो ए बी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर है स्लैब की, तो ये परपेंडिकुलर 6 है। ये अगर आर पता है तो ये आधी डिस्टेंस आएगी 6 सेंटीमीटर इंटू 10 आर, ये इतनी डिस्टेंस आएगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी 6 सेंटीमीटर इंटू 10 आर, इतनी डिस्टेंस, और ए बी उसका डबल होगा, ए बी जस्ट इसका डबल आने वाला है, ठीक है। फिर से देख लो भाई, ये जो अपनी हाइट है 6, तो ये हमारे पास ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए हाफ डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल को देखो, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये एंगल आर हो तो ये डिस्टेंस निकाली जा सकती है 10 थीटा से, 6 इंटू 10 आर, और फिर ये आ गई तो उधर भी सेम आएगी, इसलिए ए बी हो जाएगा डबल ऑफ दिस। बस अब आर निकाल के रखने का काम बचा है, कर लो उसको खुद से, 10 आर निकाल के रख दो, है ना। तो बच्चों का मेरे पास आंसर आ रहा है 4√3, तो मैं मान रहा हूँ कि सही है 4√3, ठीक है। मेरे को आंसर याद नहीं है तो आपने जो बोला मान लिया, करना ये है। आया क्या समझ में? क्या है, समझ में आ रहा है? बताइए सब बच्चे, आ रहा है क्या समझ में? इज दिस क्लियर? चलिए, तो आई होप कि सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक पोल है, पोल ऑफ लेंथ 1 मीटर, पोल की लेंथ 1 मीटर दी है, पोल की लेंथ 1 मीटर दी है, हाफ डिप्ड इन वाटर, उसको आधा पानी में डुबो रखा है अपन ने। तो ये आधा पानी में डूबा हुआ है, पानी है और उसका म्यू दिया है, देखो √2, पानी है और म्यू दिया है √2। अब लाइट रे आ रही थी, ये पैरेलल बीम आ रही है लाइट की, 45 डिग्री के एंगल पे आ रही है, देखो 45 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, 45 के एंगल पे आ रही है। अब लाइट रे कुछ पोल से टकराकर नीचे जा नहीं पाएगी, तो कुछ यहाँ पे शेडो बनेगी, इस सरफेस पे नीचे पोल की शेडो बनेगी, पोल की शेडो बनेगी यहाँ पर। तो शेडो की लेंथ पूछिए, करो ट्राई। नीचे जो बॉटम सरफेस है ना, उस पर पोल की शेडो बन रही है, क्योंकि लाइट रे पोल से टकरा कर रुक जाएगी, जो लाइट रे पोल पर टकराएगी वहीं रुक जाएगी, जो आगे आप आएगी वो आगे आ जाएगी, है ना। जो पोल के एकदम कॉर्नर से आएगी उसके बाद की लाइट रे नीचे आ सकती है, तो ये लाइट रे आ सकती है, ये नहीं आ सकती। तो कुछ लेंथ पे अपन को लाइट नहीं दिखेगी, उसको शेडो बोलेंगे, लाइट नहीं वो शेडो। तो शेडो की लेंथ पूछिए, करो। लेंथ ऑफ शेडो निकालना है।
सिंपल सा रिफ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे शेडो वाले क्वेश्चंस आपको अपनी रेस में भी मिलेंगे, है ना। तो मैं सब तो नहीं बता रहा आपको, एक ये क्वेश्चन से आपको हिंट मिलेगी कि कैसे करना चाहिए, बाकी आप रेस के क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को। जो लाइट रे पोल के ठीक कॉर्नर से आएगी, उससे पहले कोई लाइट रे नीचे नहीं आ सकती, बिकॉज ये पोल पे टकरा गई। इसके आगे की लाइट रे आराम से आ सकती है, बिकॉज वो पोल से हिंडर नहीं हो रही है। तो ये बाउंड्री वाली लाइट रे ये हो गई। ये यहाँ पर इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री दिख रहा है हमको, इसका 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री होने की वजह से अंदर 30 पे जाएगी। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था अपन ने, निकाला था, उसमें 30 डिग्री पे जाती है। तो हमें इस पॉइंट से पहले पहले तक कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, हमें इतनी लेंथ में कोई लाइट नहीं मिल रही है। बस ये हो गई शेडो। शेडो इतनी लेंथ की होगी, है ना। जो पोल के कॉर्नर से लाइट आ रही है वो कहाँ पहुंच रही है, उसके आगे हमें लाइट मिल सकती है, उससे पहले नहीं मिल सकती। तो ये शेडो, इतनी शेडो की लेंथ होगी। अब कैसे निकाले इसे, हमें पता है कि ये एंगल 45 है, इधर 30 डिग्री होगा। ये 45 है, पोल आधा पानी में डूबा है, तो ये अभी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आधी मीटर होना चाहिए, हाफ मीटर। और हवा में जो थी वो हाफ मीटर होना चाहिए, तो ये भी हाफ मीटर होगा यहाँ से यहाँ। 45 डिग्री का एंगल दिया ना हमको, ये तो ये हाफ मीटर, तो ये भी हाफ मीटर, बिकॉज 45 के एंगल पे ये दोनों बराबर होना चाहिए थे, तो ये भी हाफ मीटर। अब ये हाफ मीटर और ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन, हाफ टेन 30, हाफ टेन 30। तो टोटल शेडो की लेंथ आ जाएगी, इतना है हाफ मीटर, और प्लस ये आएगा हाफ इंटू टेन 30। बस ये आंसर आ गया। 1/2 कॉमन ले लो, 1 + 1/√3 मीटर, ये आंसर होना चाहिए। आ रहा है क्या समझ में? देखिए जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है तो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। चलिए पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, पक्का आगे बढ़े। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंटेनर है हमारे पास, एक वेसल है। वो वेसल इस तरह का है कि उसकी हाइट मान लो h है, तो उसका बेस का डायमीटर भी h है ना। मतलब कि ये देखने में क्रॉस सेक्शन स्क्वायर जैसा दिख रहा है, होगा सिलेंडर, तो सिलेंडर का बेस का डायमीटर और हाइट सेम है। अब अपन वहां कहीं से देख रहे हैं, यहाँ पे देखो आई बनाई है मैंने, वो आई है, आई से देख रहे हैं, तो हमें ये पॉइंट दिख रहा है, एकदम कंटेनर का कॉर्नर दिख रहा है ई, ठीक है। उधर से देख रहे हैं तो कंटेनर का कॉर्नर दिख रहा है ना। अब क्या करा, इसमें मैंने पानी भरा, मैंने इसे इसकी हाइट के 3/4 तक वाटर से भर दिया, हाइट के 3/4 तक मैंने इसे किसी लिक्विड से भर दिया, कोई लिक्विड से इसे फिल कर दिया। कितना लिक्विड भरा, 3/4 हाइट। इससे क्या हुआ, मुझे कंटेनर का बेस का सेंटर दिखने लग गया। अब मैं वहां से देख रहा हूं तो मुझे सेंटर दिख रहा है, लिक्विड भरने के बाद मुझे सेंटर दिख रहा है, ठीक है। तो बताओ लिक्विड का म्यू क्या होना चाहिए, म्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आफ्टर फिलिंग लिक्विड टी सेंटर ऑफ बेस इज विजिबल। लिक्विड भरने के बाद है ना, अपन को बेस का सेंटर दिख रहा है, तो बताओ लिक्विड का म्यू क्या होना चाहिए, करो।
कोई पॉइंट दिखने के लिए वहां से लाइट रे आपकी आंखों में आना चाहिए, तभी दिखेगा। जैसे आपके लिए हिंट दिख, कोई चीज दिख रही है तो वहां से लाइट रे आपकी आंखों में आएगी। ये आपके लिए हिंट है, करो। एनी आंसर टिल नाउ? अब तक तो हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। वेरी गुड संजना, बहुत सही। बाकी बच्चे भी बताइए आंसर। अगर हमें बेस का सेंटर दिख रहा है, अभी मैंने हिंट दिया आपको कि वो दिख रहा है, तो वहां से लाइट आपकी आंखों में आना चाहिए। आपने आंखें तो मूव करी नहीं है, क्वेश्चन में आंखों के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं कि चेंज हुई है, तो आंखें तो वही होगी, है ना। मतलब अभी भी अपन देख तो बिल्कुल वैसे ही रहते एक ही तरफ, पर आपको सी दिखने लग गया, इसका मतलब सी से जो लाइट रे वो आंखों में पहुंच गई है। कुछ ऐसा केस हुआ है कि सी से जो लाइट रे आ रही थी वो आंखों में पहुंच गई है बेंड होके, सी से जो लाइट रे आ रही थी वो आईज में पहुंच गई है बेंड होके। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ और सी से लाइट रे आंखों में पहुंच गई। अगर हम केयरफुली देखें पहले, तो जो लाइट रे पहले ए तक जा रही थी, जो ए से आ रही थी लाइट रे, वो 45 डिग्री पे एंगल पे आ रही होगी, 45 पे, बिकॉज ये भी एच है ये भी एच है, तो 45 पे आ रही होगी, है ना। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये भी एच है ये भी एच है, इसका मतलब 45 पे आ रही थी, ये एंगल 45 डिग्री था, 45 डिग्री था। दैट इज 45 डिग्री, दैट एंगल इज 45 डिग्री। और ये देखो खाली अभी यहाँ पर h/4 है, तो ये 45 होने से ये डिस्टेंस भी h/4 हो गई, बिकॉज 45 का एंगल है, तो h/4 हो जाना चाहिए था। अब वो डिस्टेंस h/4 पता चली अगर अपन, अगर हमें, तो यहाँ बॉटम तक ये डिस्टेंस हमें समझ में आया कि h/4 है, और ये सेंटर था, तो यहाँ से h/2 पे होना चाहिए, तो सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हम समझ गए ये भी h/4 है, ये डिस्टेंस h/4 आ गई, ये h/4 है, और ये हाइट 3h/4 थी, तो हाइट पता है आपको, तो आप ये एंगल निकाल सकते हो अब आर, है ना, उसको आर बोला, तो 10r देखो क्या होगा, 10r होगा ये हाइट, ये डिस्टेंस h/4 अपॉन हाइट 3h/4, मतलब 10r आ गया 1/3। अब 10r पता चल गया, तो साइन स्नेल्स लॉ लगा दो, μ1 इंटू साइन आई, एयर का म्यू इंटू साइन ऑफ 45 इक्वल टू म्यू आपको निकालना है लिक्विड का इंटू वहां पे जो भी एंगल का साइन है, ठीक है। अब आपको 10r पता है, तो साइन आर निकालना आपने सीखा है, 10r से साइन आर निकालो, वहां रखो, म्यू मिल जाएगा आपको। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? देखिए बताइए सब बच्चे, इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड। चलो, अगर वो क्लियर है तो अपन अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट करते हैं, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल में देखो तो उसका जो बेस रहता है वो उठा हुआ दिखता है, एक ग्लास में खाली रहता है तो उसके अंदर डेप्थ देखो तो ज्यादा दिखती है, उसको पानी से भरो तो डेप्थ कम दिखती है। तो ये क्यों होता है? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। इस घटना को बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। अमन का क्वेश्चन है h/4 कैसे निकाला? अरे ये 45 डिग्री का एंगल था ना, ये 45 था, ये 45 था, ये 45, तो ये h/4, तो ये भी h/4। ज्योमेट्री मतलब 9th 10th में पढ़ते हैं यार अपन, तो ये 45 है तो दोनों इक्वल आएगा, सही है। और ये h/4, तो ये भी h/4, ये h/4, ये टोटल h/2 था,
सेंटर यहाँ से h/2 पे होगा तो ये बचा हुआ h/4 होगा। ठीक है, थोड़ा ज्योमेट्री लगाना पड़ रहा है देखो। चलो एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मान लो नीचे अपन पानी में से देख रहे थे, पानी में कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो पानी में है और उसे यहाँ से देखा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? एकदम नॉर्मली देख रहे हैं। पानी में जो ऑब्जेक्ट है उसको ठीक ऐसा ऊपर से नॉर्मली देख रहे हो, नॉर्मल व्यू है। कैसे देख रहे हैं अपन? नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल देखना मतलब, नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर देखना। तो एक लाइट रे तो सरफेस के परपेंडिकुलर, वो तो आंखों में आ जाएगी, पर ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ है ये बताने के लिए, इमेज की पोजीशन निकालने के लिए मुझे कम से कम 2 लाइट रे चाहिए। इमेज की पोजीशन बताने के लिए 2 लाइट रे चाहिए। तो एक और लाइट रे सोचो जो आंखों में आ सकती है। मैं थोड़ा सा इसको अभी दूर दिखा रहा हूँ, जब ये बाहर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। मेरे ऑब्जेक्ट से आने वाली एक लाइट रे और बनाई, उसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करा, क्योंकि बाहर एयर है तो रेयर मीडियम है। ये बनाया मैंने नॉर्मल, ये आई और ये रहा आर, है ना। अब देखो ये आर एंगल आई से बड़ा है, तो इस लाइट को अगर तुम पीछे ट्रेस करो, इस लाइट को पीछे ट्रेस करो, तो ये और ये 2 लाइट रे आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे यहां से आ रही है, इस पॉइंट से आते दिखेगी देखो। ठीक है, तो ड्यू टू दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही थी वो बाहर जाने पे कहीं और से आती दिख रही है। बस यही जो फिनोमेना हो रहा है इसी को बोलते हैं अपन अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट, है ना। यहीं से अपन को अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये इमेज हमें किसी अलग डेप्थ पे दिख रही है जिसे बोल दिया एच अपरेंट, और ऑब्जेक्ट किसी और डेप्थ पे था जिसे बोल दिया एच रियल। ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है, मान लो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, और जहां से देखा जा रहा है इसको म्यू ऑब्जेक्ट बोल दो, और जहां से देखा जा रहा है उसे बोल दो म्यू वी। तो हम स्नेल्स लॉ वगैरह लगाए, स्नेल्स लॉ लगाए तो आई और आर का रिलेशन आता है म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ये आई जो एंगल था ना, ये एंगल आई तो ये भी आई होगा, उसको अपन लिख सकते हैं ये वाली डिस्टेंस अपॉन ये वाली हाइट। एंगल छोटा होगा, आई और आर छोटे छोटे होंगे। फॉर स्मॉल एंगल, जब अपन नॉर्मली देखेंगे तो वो छोटे छोटे एंगल होंगे, आई और आर छोटे हैं, इसलिए म्यू वन इंटू साइन आई, और साइन आई को लिख दिया टेन आई। ये जो भी डिस्टेंस है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ एक्स वेक्स थी, एक्स अपॉन दिस हाइट वॉज एच रियल। और म्यू वन मतलब यहाँ पे कौन सा मीडियम था, म्यू इक्वल टू उधर का मीडियम म्यू वी इंटू साइन आर। साइन आर को भी लिख देंगे अपन एक्स अपॉन ये हाइट आ जाएगी एच अपरेंट। तो फाइनली यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास एच अपरेंट इक्वल टू म्यू वी इंटू एच रियल अपॉन म्यू। फाइनल फॉर्मूला याद आता है, डेरिवेशन आपके इतना काम का नहीं है, आपको फाइनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने निकाला कैसे, ये बेसिकली स्नेल्स लॉ लगा के निकाला है, और अप्रोक्सीमेशंस लिए। क्या अप्रोक्सीमेशंस लिए? कि आई और आर छोटे छोटे थे, आई और आर छोटे होते तो साइन और टेन बराबर हो जाते, तो साइन और को वो 10 लिख दिया मैंने, 10 से मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला याद करना है। कैसे याद करोगे? एपरेंट डेप्थ वो हो रहा है देखने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से देखा जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन जिस मीडियम में वो डिस्टेंस थी उसका म्यू। एक्चुअल डिस्टेंस और जिस मीडियम में डिस्टेंस थी उसका म्यू, डिस्टेंस अपॉन म्यू, डिस्टेंस अपॉन म्यू, जो भी डिस्टेंस जिस मीडियम में उससे डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है? एपरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं? देखने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से देखा जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर डिस्टेंस बाय म्यू। इज इट क्लियर? फॉर्मूला याद रख पाएंगे? यस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बताता हूं उस पर मैं एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक ग्लास है, एक पानी का ग्लास है, उसको पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है मैंने 15 सेंटीमीटर की हाइट, 15 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर की हाइट तक, है ना। और पानी का म्यू होता है 4/3, वाटर का म्यू होता है 4/3। तो बाहर से देखने पे अपरेंट डेप्थ क्या दिखेगी? बाहर से देखने पे अपरेंट डेप्थ क्या दिखेगी? ग्लास में पानी कितनी हाइट तक दिखेगा? बाहर से देख रहे हैं यहाँ से, तो अपरेंट डेप्थ क्या दिखेगी? अब देख रहे एयर से,
देखने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर, फिर 10 सेंटीमीटर किस मीडियम में थी, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस थी पानी में, तो पानी के म्यू से डिवाइड कर दो। तो फॉर्मूला लगाया मैंने, देखने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस बाय म्यू। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, एपरेंट डेप्थ कितनी आ रही है ये 30/4, मतलब करीब करीब 7.5 सेंटीमीटर। असली में ग्लास 10 सेंटीमीटर पानी से भरा है, पर ऊपर से देखने पे आपको 7.5 सेंटीमीटर लगेगा। आ रहा है समझ में? चलिए, है ना। अब मल्टीपल मीडियम आ जाए तब भी ये फॉर्मूला लग जाता है, बहुत सारे मीडियम हो ना तब भी फॉर्मूला लग जाता है। लगाना बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। पहले तो फॉर्मूला कैसे लगाना है बताता हूँ। मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ से देखा जा रहा है, और आपको अब की बार आंखों से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, आंखों से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यहाँ तो हमने क्या निकाला, सरफेस से डिस्टेंस निकाली। ये सरफेस से डिस्टेंस निकाली थी एच एपरेंट, सरफेस से कितनी डेप्थ पर ऑब्जेक्ट है। अब किसी ने आंखों से पूछी होती तो ये डिस्टेंस जोड़ देते अपन, है ना। आंखों से डिस्टेंस पूछी होती तो ये डिस्टेंस और जोड़ देते, एपरेंट डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, आपको आंखों से डिस्टेंस मिल जाती। मान लो यहाँ पे आंखों से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है उसमें उसकी हाइट दी है h1, यहाँ के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। मान लो ये हाइट h2 है और यहाँ पे कोई μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, और देख रहे हैं फाइनली μ3 से, और यहाँ पे आंखों की हाइट भी दे दी मैंने आपको h3। तो क्वेश्चन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसे यहां से देखा जा रहा है, आंखों से ऑब्जेक्ट की एपरेंट डिस्टेंस बतानी है। क्या बताना है, आंखों से ऑब्जेक्ट की एपरेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस एपरेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला वही लगाना है, पर थोड़ा सा ज्यादा बार लगाना पड़ेगा। कहां से देख रहे हैं, μ3 से। कहां पर आंखें हैं, μ3 में। तो देखने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर लिखो, पहले तो लिखा, जहां से देख रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा, फिर डिस्टेंस बाय म्यू करते जाओ, सबके लिए कर दो। h1 μ1 में थी, तो h1 बाय μ1 प्लस, फिर h2 डिस्टेंस μ2 में है, तो h2 बाय μ2, फिर h3 डिस्टेंस μ3 में है, तो h3 बाय μ3। एपरेंट डिस्टेंस निकालना है तो बस ये करो कि जहां से देखा जा रहा है उसका म्यू इनटू जो भी डिस्टेंस जिस मीडियम में है वो डिवाइड करके लिख दो, तो एपरेंट डिस्टेंस आ जाती है। आंखों से इस ऑब्जेक्ट की एपरेंट डिस्टेंस लिखना है, क्या डिस्टेंस दिखेगी हमें वो लिखना है। तो आंखें कहां से देख रही है, μ3 से, और फिर डिस्टेंस बाय म्यू, डिस्टेंस बाय म्यू, डिस्टेंस बाय म्यू कर दो। आ रहा है समझ में फॉर्मूला। तो चलो मैं करके बताता हूँ इस पे क्वेश्चन, है ना। इस पे क्वेश्चन करके बताता हूँ, यही नीचे लिख देता हूँ क्वेश्चन। मान लो एक टैंक था, उसमें फिश थी, ठीक है। टैंक भरा हुआ है पानी से, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। फिश की वाटर लेवल से जो डिस्टेंस थी वो दे दी मैंने 12 सेंटीमीटर, है ना। ऊपर हमारे पास है एक बर्ड, एक बर्ड है हमारे पास, ठीक है। कोई पंछी वंछी है जो उड़ रहा है ना। थोड़ा गंदा सा बना डायग्राम, मान लो पंछी है कोई उड़ रहा है, ठीक है। बाहर एयर होगी, पंछी हवा में उड़ेगा। ये 9 सेंटीमीटर की हाइट पे उड़ रहा था पानी से, पानी की सरफेस से 9 सेंटीमीटर की हाइट पे था। पंछी ने फिश को देखा, बताओ कितनी डिस्टेंस पे देखा, बताइए। एपरेंट डिस्टेंस ऑफ फिश बाय सीन बाय बर्ड। बर्ड देख रहा है फिश को, तो कितने डिस्टेंस पे दिखेगा हमें बताना है। एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो, नारायण का तो जवाब भी आ गया, बहुत बढ़िया नारायण। तो कैसे करते हैं अपन, जस्ट अभी पढ़ा था, देखने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस बाय म्यू कर दो। तो देख कौन रहा है, बर्ड। देख कौन रहा है, बर्ड। सीन बाय बर्ड मतलब देख बर्ड रहा है, बर्ड कहां से दिख रहा है, एयर से, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर डिस्टेंस बाय म्यू। 9 सेंटीमीटर एयर में है,
तो 9/1 प्लस 12 सेंटीमीटर पानी में है 4/3, तो 12/4/3 सॉल्व कर देगा इसे। 12/4 हो जाएगा 3, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 + 9 18, तो आंसर आएगा 18। बर्ड दिखेगा जब फिश को तो उसे 18 सेंटीमीटर पे दिखेगी। इज इट क्लियर? क्या समझ में आया? चलिए उल्टा कर देते, फिश को बर्ड दिखाते हैं। apparent distance of bird seen by fish, फिश को दिखा देते हैं बर्ड। तो फिश देखेगी तो कहां से देखेगी? 4/3 से। फिश के वहां मीडियम क्या है? 4/3। देखने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और फिर डिस्टेंस बाय व्यू कर दो, बाकी तो वही सब करना है। तो 9/1 प्लस 12/4/3, तो इसको सॉल्व कर दो। 18/3 इंटू 4/3 आएगा, है ना? 24 आ जाएगा ये सॉल्व करके। आ रहा समझ में? चलो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, लगाना भी बहुत आसान होता है। ठीक है, अब इस पे और क्वेश्चन देखेंगे अपन। थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच रहा है, वो देख लेते हैं अपन। देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, और यहाँ पे आइस थी। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमने आइस से देख रहे थे, पर बीच में किसी ने ग्लास स्लैब डाल दी। ये क्या है? एक स्लैब। कितने थिकनेस की? टी थिकनेस की। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो आंखों और ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्लैब डाल दी, किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? म्यू। अब जैसे अपन ने पढ़ा ना अपरेंट डेप्थ, तो यहाँ पर भी अपरेंट डेप्थ दिखेगी। यहाँ पर भी जहां ऑब्जेक्ट है वहां थोड़ी दिखेगा, शिफ्टेड दिखेगा। अपरेंट डेप्थ से असली की डिस्टेंस हमें चेंज होके दिखती है। असली में यहाँ फिश की डिस्टेंस 12 + 9 थी, मतलब कितनी थी? 21 सेंटीमीटर, और हमें दिख रही 18 पर, है ना? हमें दिख रही एक्चुअल 12 + 9 मतलब 21 पे थी। 12 + 9 21 होगा, और हमें दिख रही है 18 पर, मतलब कम डिस्टेंस दिख रही है, शिफ्टेड दिख रही है। तो यहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्ट शिफ्टेड दिखता है। क्यों शिफ्टेड दिखता है? वही सेम रीजन, रिफ्रैक्शन, है ना? यहाँ पर अगर अपन रिफ्रैक्शन में बताओ, आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। एक लाइट रे सीधी सीधी भेजी, इट विल गो स्ट्रेट सरफेस के परपेंडिकुलर जो आएगी, और जो किसी एंगल पे जाएगी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ नॉर्मल की तरफ उसे बेंड करवा दीजिएगा, तो नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो गई, और फिर जब वापस एयर में जाएगी तो फिर से वही एंगल बना के निकलेगी, है ना? अब इसे देखो पीछे बढ़ाओ, तो हमें कहीं और से आके दिख रही है। ये देखो यहाँ से आती दिख रही है, तो ये इमेज बनी, मतलब शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो जो अपन ने पढ़ा अभी, वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, शिफ्ट। इमेज थोड़ी सी शिफ्टेड फील होती है। यहाँ पर भी हमको असली में 21 से 18 पे दिख रही है, मतलब शिफ्ट दिख रही है। यहाँ पर भी शिफ्ट है, तो शिफ्ट भी पूछ लेते कभी कभी। वो कैसे निकालेंगे शिफ्ट? असली में क्या डिस्टेंस थी माइनस अपरेंट डिस्टेंस क्या थी, एक्चुअल डिस्टेंस, और ये इमेज की आंखों से डिस्टेंस हो जाएगी अपरेंट डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्टेंस माइनस अपरेंट डिस्टेंस कर दो, शिफ्ट मिल जाती है। अभी क्योंकि बार बार पूछते हैं इसलिए इसका फॉर्मूला याद रख लेना। स्लैब से शिफ्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो स्लैब से जो शिफ्ट आती है वो डायरेक्ट याद रखना, टी इंटू 1 - 1/μ आता है। टी इंटू 1 - 1/μ आता है। स्लैब से शिफ्ट कितनी आती है? टी इंटू 1 - 1/μ। किस तरफ शिफ्ट होगी उसके लिए डायग्राम बना लेना। रे डायग्राम बनेगा तो अच्छे से दिख जाएगा। नॉर्मली स्लैब के पीछे ऑब्जेक्ट जो होता है थोड़ा सा पास में दिखता है। देखो यहाँ डायग्राम से दिख रहा है, थोड़ा सा पास में दिख रहा है, तो शिफ्ट थोड़ी सी आगे हो जाती है नॉर्मली। ठीक है, जब एयर के बीच में स्लैब डाल दी, पर कुछ कुछ क्वेश्चन में कुछ बदलाव भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये क्वेश्चन को करने का क्या रहता है कि अपरेंट डिस्टेंस से करो। अपरेंट डिस्टेंस से करोगे, अगर वो कम आ गई तो ऑब्जेक्ट पास में आ गया,
अपरेंट डिस्टेंस ज्यादा आ गई तो ऑब्जेक्ट दूर चला गया। सबसे बढ़िया तरीका अपरेंट डिस्टेंस का रहता है ना। पर कभी एयर में ग्लास स्लिप डाल दो तो शिफ्ट भी याद होना चाहिए फॉर्मूला। चलो क्या है शिफ्ट का फॉर्मूला क्लियर? याद रहेगा शिफ्ट का कॉन्सेप्ट? यस वेरी गुड। अच्छा प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी से अगर लाइट रे इस तरह से आती, एक लाइट रे उल्टी आती इस तरह से, एक इधर से आती, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो उसकी इमेज पीछे शिफ्ट हो जाती। तो शिफ्ट दोनों तरफ से भी होता है। रियल ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट करा और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब इंसिडेंट लाइट रे यहाँ मिलने वाली थी तो उधर मिलती है। प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी से अगर यहाँ के ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये भी बता सकते हैं, है ना। तो कई बार देखो स्फेरिकल मिरर के आगे स्लैब डाल देते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो ये स्फेरिकल मिरर बनाया, मान लो इसकी रेडियस मैंने दे दी थी 20 और इसके सामने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया 21 सेंटीमीटर पे। कितने पे? 21 सेंटीमीटर पे। ठीक है। अब बीच में डाल दिया ग्लास स्लैब, म्यू दे दिया 3/2 और थिकनेस दे दी उसकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन समझो पहले क्या है। एक स्फेरिकल मिरर है जिसके प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस 21 है, इसमें ग्लास स्लैब डाल दी। ग्लास स्लैब की थिकनेस है 3, ग्लास स्लैब का म्यू है 3/2। अब ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब ऑब्जेक्ट यहां दिखेगा क्या मिरर को? नहीं, अभी पढ़ा अपन ने शिफ्टेड दिखता है। कितना शिफ्टेड दिखेगा? 21 में से कुछ कम डिस्टेंस हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा निकाले अगर अपन, क्या आएगा? t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। म्यू क्या दिया है? 3/2। सॉल्व करो, देखो 1 सेंटीमीटर आ रहा है, ये आ रहा है ना। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्टेड दिखेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, 1 सेंटीमीटर दिखेगा। अब इस मिरर को लगेगा कि 21 नहीं 20 पर ऑब्जेक्ट है, 20 पर ऑब्जेक्ट है, तो मिरर की तो रेडियस भी 20 है, तो उसको 20 पे ऑब्जेक्ट दिखेगा तो क्या होगा? वो लाइट को बिल्कुल उल्टा चला देगा, 20 पर इमेज बनाएगा मिरर। सही है ना। मिरर को सी पर ऑब्जेक्ट लगेगा तो मिरर सी पर इमेज बनाएगा। इज इट क्लियर? बताइए जल्दी से। यस। पर लाइट रे जब वापस आएगी तो फिर से शिफ्ट नहीं होगी क्या स्लैब से? जो लाइट रे ऐसे गई वो मिरर को लग रहा है कि 20 सेंटीमीटर से आ रही है ना। तो मिरर ने उन्हें वापस भेजा, तो वापस भी तो शिफ्टिंग होगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से स्लैब फिर से 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट करेगी, तो फाइनल इमेज यहीं बन जाएगी। मिरर को लग रहा था कि ऑब्जेक्ट यहां पर है तो मिरर ने इमेज यहीं पर बनाई, पर वो इमेज को स्लैब में फिर शिफ्ट करा 1 सेंटीमीटर पीछे, तो फाइनली इमेज फिर से बनेगी अपन को ऑब्जेक्ट पर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फाइनल इमेज की डिस्टेंस फिर से 21 सेंटीमीटर आएगी। तो पूछे कि इमेज कहाँ बनेगी, तो ऑब्जेक्ट पर ही बन रही है। इज इट क्लियर? तो एक शिफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा अपन ने, आई होप कि सबको क्लियर है। ओके। अब ये जो अपरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे अपन, नारायण पूछ रहा है सही केस में ऐसा ही होगा। सही केस में ऐसा ही होगा का मतलब क्या नारायण? सभी सभी केस में ऐसे ही होगा तो केस क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड करेगा यार। जब तक क्वेश्चन मेरे को पता नहीं रहेगा तो मैं कैसे बता सकता हूँ कुछ भी कैसा होगा। ठीक है। तो जब तक क्वेश्चन नहीं पता हो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। क्वेश्चन बताओ तो मैं बता सकता हूँ कि क्या होगा। और सबसे अच्छा तरीका क्वेश्चन को करने का रहता है ऑप्टिक्स में डायग्राम बना के करो। रे डायग्राम बनाओ, सबसे बेस्ट। जहां बच्चे ने आंसर करी रे डायग्राम नहीं बनाया, क्वेश्चन हो सकता है गलत कर दे। रे डायग्राम बना के करेगा तो क्वेश्चन की गलतियां नहीं होगी। और एडवांस में तो रे डायग्राम बना के ही करना आप, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। मेंस में क्वेश्चन आसान होते हैं तो वहां थोड़ा हो सकता है बिना रे डायग्राम के ही सही आ जाए, पर एडवांस में रे डायग्राम बना के ही करना। ठीक है। चलिए अभी अपन वापस फिश और बर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें फिश को मैं स्पीड भी दे सकता हूँ, मूव भी करा सकता हूँ। तो मूव कराऊंगा तो एक डिस्टेंस चेंज होगी, डिस्टेंस चेंज होगी तो अपरेंट डिस्टेंस चेंज हो रही है। अपरेंट डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज आपको अपरेंट स्पीड दे देगा।
तो यहाँ एपरेंट स्पीड के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको एपरेंट स्पीड पूछ ली जाए, एपरेंट स्पीड पूछ ली जाए, क्या पूछ लिया? एपरेंट स्पीड। स्पीड क्या दिखेगी बाहर से देखने पे? तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे एपरेंट डिस्टेंस को, एपरेंट डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर देना। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस चेंज होगी, तो उसे डिफरेंशिएट कर देना। मतलब ये फिश मान लो ऊपर जा रही थी तो ये 12 नहीं रहेगा, ये तो बदलेगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, मान लो फिश ऊपर चल रही थी, कितनी स्पीड से? मान लीजिए इसकी स्पीड दी थी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बाहर से देखने पे आपको पूछ लिया कि उसकी स्पीड क्या दिखेगी बताओ, बाहर से देखने पे स्पीड क्या दिखेगी बताओ। तो करना वही है, देखने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये डिस्टेंस मान लो x थी, x/4/3, ये आएगी अपरेंट डिस्टेंस, और उसको डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ। ये अपरेंट डिस्टेंस क्या आ रही है? 3x/4। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपरेंट स्पीड आएगी, v अपरेंट, वो क्या आएगा? 3/4 इंटू dx/dt, है ना। अब dx/dt क्या होना चाहिए? अगर ये x था, फिश ऊपर जा रही है 4 की स्पीड से, तो dx/dt होना चाहिए -4, तो dx/dt -4 डाल दो, 3/4 इंटू -4, ये आएगा -3। तो फिश की स्पीड दिख रही है 3, मैग्नीट्यूड बताएंगे तो 3, माइनस बता रहा है कि फिश पास में आ रही है। आ रहा है समझ में? बोलिए, अपरेंट स्पीड समझ में कैसे निकालना है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये अपन ने अपरेंट स्पीड का कॉन्सेप्ट भी देखा, ठीक है। तो प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन में देखो ऐसी इतनी चीजें पूछी जाती है, तो अब आप इसकी रेस पूरी करना। तो रिफ्रैक्शन का अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे TIR, कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन, लेंस, ये अपना ऑर्डर, और प्रिज्म, ये अपना ऑर्डर होने वाला है। तो TIR, कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन, ये दोनों चीज अपन एक क्लास में करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आएगा कर्व सरफेस, वो तो हो गया इसके साथ। फिर आएगा लेंस, लेंस में 2 लेक्चर लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, तो लेंस। उसके बाद अपन पढ़ेंगे लेंस के बाद प्रिज्म, प्रिज्म 1-1.5 लेक्चर लगेगा। तो 3-4 लेक्चर करीब का भी बचा है अपना ऑप्टिक्स, ठीक है। चलो, नारायण पूछ रहा माइनस क्यों लिया, नारायण पूछ रहा है यहाँ माइनस क्यों लिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि dx/dt क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ dx/dt क्या होगा, dx/dt क्या होगा भाई? x समय के साथ बढ़ेगा कि कम होगा, बताओ। जैसे जैसे फिश ऊपर आएगी, फिश की स्पीड ऊपर की तरफ दी है, वेलोसिटी ऊपर दी है, तो dx/dt क्या होगा? कम होगा। कम होगा तो माइनस लेना चाहिए मुझे, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैथ्स, मैथ्स के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से कोई चीज टाइम के साथ कम हो रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आएगा, तो dx/dt नेगेटिव होना चाहिए था, ठीक है। यस, है ना। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, नारायण बोल रहा है टेलीस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अरे वो आपका शाम को क्लास हो रही है, उसमें लिखा हुआ है, देखना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का भी लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिखा है, तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप सब वही होगा। चलिए, तो अपना 4-5 लेक्चर की बची चीजें नेक्स्ट अपन करते जाएंगे, अगले हफ्ते अपने कुछ लेक्चर्स लगेंगे मेंस के बाद, तब अपने बाकी चीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन, फिर बाय सबको, टेक केयर।